स्वागत करते हैं आपका पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। उसमें रेखा का समान मतलब फॉर्म ऑफ लाइन चल रहा था, रेखा के जो कितने रूप है। तो अभी हम लोग स्लोप फॉर्म तक पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग देखते हैं सामान्य रूप क्या है रेखा का। तो रेखा का सामान्य रूप है, रेखा का सामान्य रूप जो वो है ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। ये है रेखा का सामान्य रूप। यदि अगर इसको हम स्लोप फॉर्म में चेंज करते हैं, तो अगर इसको हम स्लोप फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो इसको देखते हैं प्रवणता, यदि इसका ज्ञात करना चाहें तो इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखेंगे dy बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी। यहाँ बी से डिवाइड कर देंगे उधर, तो y बराबर हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई, ये हो जाएगा। तो स्लोप फॉर्म में चेंज करते, यदि अगर हम इसका इससे तुलना करेंगे, इस स्लोप फॉर्म से इस समीकरण का जो हम निकाले हैं, तो इसका तुलना करेंगे तो ये m बराबर आएगा माइनस बी बाई माइनस ए बाई बी, ये आ जाएगा हमारा m बराबर। तो m क्या था इसमें स्लोप फॉर्म में, अगर m को देखा जाए तो m था हमारा प्रवणता था, स्लोप प्रवणता था m बराबर माइनस बी बाई ए। तो देखो इसमें अगर हम इसको देखा जाए तो अगर ये आपको जनरल फॉर्म दिया जाए, अगर आपको पूछ लिया जाए कि रेखा के दिया हुआ रेखा का प्रवणता अगर पूछ दिया जाए, इस तरह से आपको स्लोप जनरल फॉर्म में दिया हुआ लाइन का और उसमें पूछ लिया प्रवणता ज्ञात करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पर हम निकाले हैं। यदि तुलना करें तो क्या है, m बराबर माइनस ये क्या है, x का गुणांक है, और b है y का गुणांक। तो अगर रेखा का सामान्य रूप दिया रहे और आपसे पूछ दिया जाए कि रेखा का प्रवणता क्या होगा, तो प्रवणता होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे के वाई का गुणांक। ये हो जाएगा आपका सामान्य रूप से मैं कोई रेखा दी हो तो उसका प्रवणता ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम देख लेते हैं। एक आप क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन मान से दिया हुआ है कि 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0 का प्रवणता। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें दे देगा 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0 का प्रवणता क्या है। जो दिया हुआ रेखा ये है, ये रेखा का क्या है, अगर इसको अगर तुलना करें इससे सामान्य रूप से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से अगर तुलना करें तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर देखें तो -5 और c बराबर 12। ये है रेखा का सामान्य रूप में ऐसे लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया है प्रवणता, तो प्रवणता बराबर हम लोगों को पता है, अभी ज्ञान किए, प्रवणता बराबर माइनस एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब गुणे में जो अंक है x के बटे के y का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा में जो अंक है तो y का गुणांक है। अगर यहाँ अगर वैल्यू रख रहे हैं x के गुणांक में क्या है, 4 है, माइनस में है 4 बटे के y का गुणांक में है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्रवणता जो है बराबर निकल के आएगी 4 बटे के। ऐसे क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। और देखते हैं क्या होता है। और एक देख लेते हैं कि कोई रेखा का फॉर्म दिया हुआ है, समांतर रेखा का समीकरण मान के चलिए, समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। समांतर रेखा का समीकरण का होगा, आपको दिया रहेगा एक रेखा दी रहेगी, रेखा ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। अब इसमें क्या जाता है, समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, ये अगर रेखा दिया हुआ है तो इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा कि AX समांतर रेखा क्या है, समांतर इसके समांतर रेखा क्या है, तो उसका गुणांक हो जाएगा, उसका जो समीकरण हो जाएगा AX प्लस BY बराबर K हो जाएगा, इसके समांतर रेखा का समीकरण। इसमें क्या है कि जो वो रहेगा, क्या कहते हैं कि प्रवणता रहेगी, दोनों रेखा के समांतर, मान लीजिए दोनों रेखाएं इस तरह से हैं, अगर दो रेखाएं ऐसे समांतर गुजर रही हैं, समांतर है, तो प्रवणता क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ कोण, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ कोण और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ कोण दोनों बराबर होगा, और दोनों जो है कि जो प्रवणता M1 जो होगा M2 होगा, समांतर रेखा के लिए हम बताए थे कि M1 बराबर M2 होगा, M1 बराबर M2 होगा, और M1 M2 मतलब M1 और M2 निकालने के लिए क्या होता है कि M बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे के बाद एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो हम देखेंगे कि माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, अब इसके समांतर कोई रेखा रहेगी तो उसका जो एक्स का गुणांक रहेगा वाई का गुणांक दोनों सेम रहेंगे। तो यदि अगर इन दोनों की प्रवणता सेम है तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वाई का कोफिशिएंट, यदि इन दोनों का प्रवणता का निकालना है तो हमको सेम लाना है। तो अगर सेम लाना है तो सेम लाने के लिए जरूरी है कि जो ये है पूरा वो उसमें भी सेम होना चाहिए। ये अगर सेम रहेगा तभी जाके दोनों की प्रवणता सेम आएगी। तो सेम रहने के लिए जो समांतर रेखा है उसका जो है कि AX प्लस BY दोनों में सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा, ये जो सी कोफिशिएंट है इसका ये चेंज होगा। तो समांतर रेखा का समीकरण आप लोग जो है कि इसको नोट कर लें, इस पर एक आप क्वेश्चन कर लेते हैं। समांतर रेखा इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या है, तो है AX प्लस BY बराबर K है, ये है इसके समांतर रेखा का समीकरण। एक तो क्वेश्चन इस पे आधारित कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया है जो हम लोग अभी समांतर रेखा का इक्वेशन पढ़े हैं उस पे आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक रेखा है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 है, इसके समांतर किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2, 3 से गुजरती है। तो इसमें दिया हुआ है, तो इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं कि जो ये पूरा रहेगा, ये दोनों पूरा सेम रहेगा, तो इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर k हो जाएगा। ये हो जाएगा इसके समांतर रेखा का समीकरण। अब हम लोगों को क्या करना है, k को फाइंड करना है। तो k को कैसे फाइंड करेंगे, तो पता है हमको कि ये जो रेखा है वो बिंदु 2 और 3 से गुजरती है। तो बिंदु 2, 3 से गुजरती है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको सेटिस्फाइड करेगा तो इस बिंदु का मान अगर इसमें रखते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 बराबर k। यहाँ से अगर k को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 9 या k बराबर आ जाएगा 13। तो इस k की वैल्यू को इसमें अगर पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर k की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 13। तो अभी इसको पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। ये उस समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा जो इससे इसके समांतर है और ये बिंदु 2, 3 से गुजरती है। अब इसके आगे देख लेते हैं लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा। तो लंब रेखा का समीकरण हम लोग को ज्ञात करना है। आपको दिया रहेगा कोई रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का हम लोगों को समीकरण ज्ञात करना है। जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी उसका जो इक्वेशन रहेगा उसमें क्या होगा कि ये जो है कि कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे और बीच में निगेटिव आ जाएगी। तो जो इसका जो लंब रेखा रहेगी उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हो जाएगा BX माइनस AY बराबर K। ये हो जाएगा लंब रेखा का समीकरण।
ये कैसे आएगा, क्योंकि हमको पता है कि इसका जो है, इसका जो m बराबर निकालेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, m1 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक है a अपान के y का गुणांक b, ये हो जाएगा इसका। तो अब हम जानते हैं लंब रेखा का समीकरण तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो जो इसका जो आएगा प्रवणता वो हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये m1 है और इसका मान लेते हैं m2 रहेगा, तो m2 बराबर -1 होता है। तो m1 की वैल्यू अगर दिया हुआ है -2 माइनस a अपान के b इंटू m2 बराबर -1 हो जाएगा। तो फिर जब ये m2 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा b, हो जाएगा क्या, b बाई a हो जाएगा। तो b बाई a हो जाएगा। अब इसके जो है कि लंबवत रेखा जब ज्ञात करना है, अब इस दिए हुए मतलब m दिया हुआ है, इससे जो है कि अगर इक्वेशन अगर वो परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा करेंगे हम देखेंगे तो होता है y बराबर mx प्लस c। m की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हो जाएगा y बराबर m का वैल्यू उसमें दिया हुआ है कि b अपान a इंटू एक्स प्लस c। अगर इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a y बराबर बी एक्स प्लस सी इंटू ए हो जाएगा। तो इसको यदि अगर पक्षांतर कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे तो हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, इसको एक साइड कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस सी ए। यहाँ सी ए बराबर यहाँ के लिए हैं हम लोग के है, और ये जो है कि आ जाएगा रेखा का समीकरण। तो अब हम लोगों को क्या होता है, यदि अगर ये आपको जो है कि लंबवत रेखा का समीकरण आप लोगों को पता चल गया कि कोई रेखा दी रहेगी, उसके लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना रहेगा, तो कोफिशिएंट को चेंज कर लेंगे और बीच में जो साइन रहेगी उसको चेंज कर देंगे। अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे। वो आपको पता चलेगा क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसका जो प्रवणता हो जाएगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा और उसमें साइन भी चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि माइनस रहता है -1, तो माइनस की वजह से माइनस खत्म हो जाता है, तो इसमें माइनस लाना पड़ता है। तो हो गई लंब रेखा का समीकरण। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर भी क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इन सब पे नहीं आते हैं, और ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखा 5x प्लस 4y बराबर 110 के लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3 2 से जाती है। दिया हुआ है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके लंबवत है और बिंदु 3 2 से होकर गुजरती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अब इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका जो इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन के लिए क्या करना होगा कि इन दोनों का कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा और बीच में साइन चेंज हो जाएगी। तो बीच में प्लस है तो माइनस की साइन आ जाएगी, और जो कोफिशिएंट चेंज होगा तो ये हो जाएगा 4y 4x माइनस 5y बराबर के हो जाएगा। ये हो गया इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। अब इसमें जो है के की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी होगी। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये बिंदु इतना से होकर गुजर रही है, ये बिंदु से गुजर रही है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो इस बिंदु का इसमें मान रख देंगे, तो इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 माइनस 5 × 2 बराबर के। यहाँ अगर के बराबर देखेंगे 4 × 3 12 माइनस 10, तो के बराबर हो जाएगा 2। इस के की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर 2, या 4x माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया लंबवत रेखा का समीकरण। ये हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आगे देख लेते हैं अगला फॉर्म क्या होता है। अंतःखंड रूप देख लेते हैं रेखा का। सामान्य रूप भी हम पढ़ रहे थे रेखा का, उसके बाद देख लेते हैं अंतःखंड रूप। तो
रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का अंतःखंड रूप क्या है? रेखा का अंतःखंड रूप है x बाई ए प्लस वाई बाई बी। तो रेखा का अंतःखंड रूप हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें रेखा का अंतःखंड रूप है ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये होता है रेखा का अंतःखंड रूप का समीकरण। और इसमें क्या होता है, a क्या होता है, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप है। a क्या है, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप। और b है जो y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप है। ए और बी क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड की माप है। देख लेते हैं थोड़ा फिगर से क्या है कि ये अगर क्वाड्रेंट है अपना चतुर्थांश, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, निगेटिव x एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस है। तो ये कोई रेखा है जो x अक्ष को y अक्ष को x और y अक्ष पर क्रमशः a और b अंतःखंड काट रही है। अंतःखंड की लंबाई क्रमशः a और b है। तो अगर ये x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई a है, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई b है, तो अगर हम देखते हैं इस क्वाड्रेंट की जो बिंदु होगी, तो इस क्वाड्रेंट का जो बिंदु का चतुर्थांश होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेंट। तो इसका जो होगा वो x अक्ष का x का होगा a और y का मान होगा 0, क्योंकि x अक्ष पर y क्वाड्रेंट का मान 0 होता है। वैसे ही यदि अगर b अक्ष इसका इस पॉइंट का अगर देखें तो यहाँ पर x का मान 0 होगा, y का मान b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों चतुर्थांश, दोनों बिंदु के निर्देशांक क्या है वो जो है कि हम देख लिए। तो हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन अगर हमको पता है कि दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, अगर उसे कैलकुलेट करें तो हमको ये जो समीकरण मिलना चाहिए। तो कैलकुलेट करते हैं, अब देखते हैं। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग पढ़े थे, तो था कि y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 था। ये था दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इसको यदि अगर इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखेंगे y माइनस वाई वन का मान 0 है, बराबर y2 माइनस वाई वन, y2 है b माइनस वाई वन है 0, बटे के x2 का मान है 0 और x1 का मान है a, ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान है a। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा y, इधर a का गुणा हो जाएगा तो y इंटू ए वाई बराबर हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी हो जाएगा। ये a का इधर गुणा हो जाएगा, इसका पूरा अंदर गुणा करेंगे तो 0 का गुणा नहीं होगा, ये इसका b का गुणा होगा तो बी एक्स इंटू ए बी हो जाएगा। तो इसको अगर इस साइड अगर लाते हैं या फिर इसको उस साइड ले जाते हैं, यहाँ निगेटिव है ये, तो यहाँ निगेटिव जो है कि माइनस चिन्ह आ जाएगी। अब इसको अगर हम इधर लाके हल करते हैं तो क्या होगा, इसको यदि अगर हम पक्षांतर कर लेते हैं, इस ए बी को इस साइड ले आते हैं और इसको उस साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी हो जाएगा। ए बी से दोनों साइड अगर हम भाग कर दें तो एक्स बाई बी एक्स अपान के ए बी प्लस ए वाई अपान के ए बी बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा और इससे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो यही आ जाएगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जो कि हम अभी ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये है हमारा अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। इसमें क्या पूछ लेता है, इसमें पूछता है यही, इसमें क्या क्या आपसे पूछेगा, तो आपसे पूछ लेगा कोई रेखा का समीकरण दे देगा, उसमें पूछ लेगा x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करिए, y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई, जो ये लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस लंबाई को कभी कभी पूछ लेता है। तो इस लंबाई को अगर देखा जाए, दोनों अक्षों के बीच
अंतःखंड की लंबाई इसको अगर देखा जाए तो ये जो दोनों एक्सिस होते हैं वो परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पर, और ये अगर बेस अगर ये हाइट है परपेंडिकुलर है तो इसको यदि अगर हम देखेंगे तो जो हो जाएगा ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ये जो लेंथ आ जाएगी, लेंथ लंबाई हो जाएगी √a² + b²। तो कभी कभी आपसे ये अंतःखंड दोनों अक्षों के बीच अंतःखंड की लंबाई पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पे आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। इस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे देगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12 के द्वारा दोनों अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई। कैलकुलेट करना है। आपको दिया हुआ है रेखा 4x + 3y = 12 के द्वारा दोनों अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसमें दिया क्या, अगर इसको हम अंतःखंड रूप में अगर चेंज करेंगे तो अंतःखंड रूप में चेंज करने के लिए बराबर के उस साइड 1 होना चाहिए, तो 12 से डिवाइड कर देंगे इधर दोनों साइड, अगर 12 से हम भाग दे दें। सवाल दिया हुआ है कि 4x + 3y = 12 के द्वारा दोनों अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि x अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई क्या होगी, ये भी पूछ सकता है कि y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा 4x + 3y = 12, ये आपको दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हमको ax + b ये होगा x/a + y/b = 1 का फॉर्म बनाना है। तो 1 बनाने के लिए इस 12 से इस साइड अगर हम भागा कर दें तो हो जाएगा 4x / 12 + 3y/12 = 12/12। तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से अगर काटेंगे 4 × 12, 3 × 4 = 12। तो अब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा x/3 + y/4 बराबर हो जाएगा 1। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आ गया तो हम देखेंगे x अक्ष पर कटा अंतःखंड की माप जो a होता है, a बराबर हो जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा 4, और दोनों अक्षों के बीच कटे अंतःखंड की लंबाई जो होती है l बराबर हम लोग देखे थे तो a² + b² था। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा a² मतलब 3 का स्क्वायर, b² मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो l बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर √9 + 16 बराबर √25, या फिर l बराबर आ जाएगा कितना, √25 से 5 बाहर आएगा √ से, तो हो जाएगा l बराबर 5। ये हो जाएगा उत्तर। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन हम और सॉल्व करा देते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो सन 2010 और 90 में आया हुआ है 2 बार। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x - 4y + 24 = 0। 3x - 4y + 24 = 0 द्वारा दोनों अक्षों दिया हुआ है कि इस जो रेखा दी हुई है इसके द्वारा दोनों अक्षों तथा इस रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब इस रेखा तथा दोनों अक्षों के बीच
घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि इस रेखा और दोनों अक्षों के बीच घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस रेखा को पहले हम अंतःखंड रूप में चेंज कर लेंगे। तो अंतःखंड रूप में चेंज करने के लिए होगा 3x, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसको हम अंतःखंड रूप में चेंज करते हैं। तो अंतःखंड रूप में चेंज करेंगे तो 3x माइनस 4y बराबर 24 उधर जाएगा तो माइनस 24। इसको 24 से अगर डिवाइड कर देंगे तो x बाई 8 माइनस 24 है तो माइनस 8, इसको प्लस कर लेंगे और ये हो जाएगा y अपान के माइनस 24 से अगर भागा करेंगे तो 8 से लेके 4 6 24 तो 6 हो जाएगा। ये माइनस में रहेगा, ये पहले से माइनस में था तो ये प्लस हो गया बराबर 1। तो ये हो जाएगा अंतःखंड रूप। अगर इसको हम ड्रा करें क्वाड्रेंट पे, चतुर्थांश में अगर इसको हम ड्रा करें तो क्या हुआ है, a बराबर दिया हुआ है माइनस 8। तो हम जानते हैं कि एक सच इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है इधर नीचे। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस 8 मतलब यहाँ कहीं होगा। इसका जो है कि गुणांक हो जाएगा, इसका जो क्वाड्रेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और 0, 8 माइनस का रहेगा। और दूसरा क्या है, 6 है, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 6। ये जो है कि पूरी लंबाई 6 है और ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई 8 है। ये हो गया। हमारी रेखा क्या है, वो ये रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो आपसे पूछ रहा है ये रेखा जो दिया हुआ है इससे और दोनों अक्षों के बीच घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमको पता है कि बेस हमको पता है 8 है और जो परपेंडिकुलर है 6, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा हो जाएगा हाफ इंटू बेस दिया हुआ है 8 इंटू परपेंडिकुलर है 6। और ये जो मतलब ये निगेटिव यूनिट है, ये दिखा रही है क्वाड्रेंट में निगेटिव साइड में है, दूरी कभी निगेटिव में होती नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि रेखा जो है कि निगेटिव एक्सिस से होकर गुजर रही है, इस वजह से यहाँ माइनस है। इसमें जो है कि क्षेत्रफल में माइनस नहीं लेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 चौक के 8, तो यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 चौक के 24 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे क्वेश्चन ये आपका जो है 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिजिट के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे दिए रहते हैं, तो उन सबको प्रैक्टिस करें। और हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही इस पे आधारित प्रश्न। दिया हुआ है कि रेखा, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पाँच एक्स प्लस 4y बराबर 20 तथा दोनों अक्षों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5x प्लस 4y बराबर 20 तथा दोनों अक्षों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिए हुए हैं, तो उन सबको प्रैक्टिस करिए। हम इसको और एक और सवाल करा देते हैं। तो इसको अगर देखेंगे, इसको अंतःखंड रूप में अगर हम लिखेंगे तो 20 से इधर डिवाइड करेंगे तो 5x/20 प्लस 4y/20 बराबर 1 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 चौक के 20, 4 5 20। इसको अगर देखेंगे तो हो जाएगा x/4 प्लस y/5 बराबर 1। ये हो गया अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप में चेंज करने का फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये x अक्ष और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप क्या है। इसको हम देखेंगे तो पॉजिटिव x एक्सिस पर a बराबर +4 है, तो +4, y अक्ष पर कटे अंतःखंड 5 है, पॉजिटिव में 5 है, ये पॉजिटिव y होगा, पॉजिटिव x होगा। जो x अक्ष पे 4 यूनिट का
अंतःखंड काटती है और वाई अक्ष पे 5 यूनिट का। ये हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। तो अब हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जानते हैं कि ये एक जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये होता है जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अपना राइट एंगल। तो अब इसको यदि अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ बेस देखेंगे हमारा दिया हुआ है 4 है और परपेंडिकुलर 5 है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 2 दूना के 4 कट जाएगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 5 दूना के 10 यूनिट स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो ऐसे क्वेश्चन इजी आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और